Good morning, everyone. As you know that we have already discussed a few elements of English grammar. जैसा कि आपको पता है, अभी हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ एलिमेंट्स हैं उनके बारे में जान रहे हैं। अभी तक हमने ये जाना कि सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद हमने डूअर जाना था, डूअर क्या होता है, हमने हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरीज वर्ब जानी थी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सिलरीज वर्ब 24 होती हैं। उसके बाद हमने वर्ब को जाना था, एक्शन वर्ब्स क्या होती हैं। उसके बाद हमने नाउन को जाना था, व्हाट इज नाउन। उसके बाद हमने प्रोनाउन को भी डिस्कस किया था। उसके बाद गाइस हमने एडजेक्टिव को भी डिस्कस कर लिया था। एडजेक्टिव के बाद गाइस हम एडवर्ब पर डिस्कशन कर रहे थे। पिछले सेशन में भी हमने एडवर्ब्स को देखा था, एडवर्ब्स क्या होता है एंड एडवर्ब्स के काइंड किस तरह के होते हैं। हम पिछले सेशन में ये सब कुछ कर रहे थे। आज के सेशन में हम एडवर्ब को आगे बढ़ाएंगे, आगे पढ़ेंगे एडवर्ब को। एडवर्ब, जैसा कि गाइस आपको पता है, एडवर्ब का हिंदी जो मीन्स होता है वो होता है क्रिया विशेषण, यानी कि एक ऐसा शब्द जो एक वर्ब को या फिर एक एडजेक्टिव को या फिर खुद एक एडवर्ब को मॉडिफाई करे, हम उसे एडवर्ब कहते हैं। ये हमने पिछली क्लास में जान लिया था। इसके बाद हमने देखा था काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के प्रकार, उसमें भी सबसे पहले हमने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि जो कार्य करने का तरीका बताए, जो शब्द हमें वर्ब का मैनर बताए, उसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर बनाने के लिए हम क्या करते थे, एडजेक्टिव में ly या फिर ily जोड़ देते थे, तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता था। देखिए गाइस, एक्सेप्शंस हर जगह पर होते हैं, अपवाद आपको हर जगह पर मिल जाएंगे। जरूरी नहीं कि हर शब्द के एंड में हम ly लगाएंगे तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाएगा, नहीं। एडजेक्टिव होते हैं कुछ ऐसे जिनके एंड में अगर हम ly लगाते हैं फिर ily लगाते हैं तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाते हैं। ये मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था। अब गाइस, जैसे कि कोई नाउन है, अब अगर हम नाउन के बाद अगर ly लगाते हैं तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। जैसे कि मैंने मैन ही लिखा, मैन क्या होता है, हमारा नाउन होता है, एंड इसमें ly लगा दिया तो ये हमारा बन गया एडजेक्टिव। जैसे कि मैंने एक और शब्द लिखा यहाँ पे माइजर। माइजर क्या हमारा नाउन है, अगर मैं इसमें ly जोड़ दूं माइजरली हो जाएगा, माइजरली हो जाएगा। तो माइजरली क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। एक बात गाइस आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अगर हम नाउन के बाद ly लगाते हैं, नाउन के बाद अगर ly लगाते हैं तो वो हमेशा हमारा एडजेक्टिव होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फ्रेंड, इसमें अगर मैं ly लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ योर फादर इज वेरी फ्रेंडली, तो ये फ्रेंडली किसके लिए यूज करें, फ्रेंडली हम फादर के लिए यूज कर रहे हैं, इसीलिए ये फादर की विशेषता बता रहा है, इसीलिए हमारा एडजेक्टिव है। जैसे गाइस एक और वर्ड होता है निगर्डली। गाइस निगर्डली मीन्स भी कंजूसी होता है। निगर्ड क्या हमारा नाउन है, उसके बाद में हमने ly जोड़ दिया तो ये हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। ओवरऑल गाइस आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि अगर हम किसी एडजेक्टिव के बाद ly या फिर ily लगाते हैं तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है, बट अगर हम किसी नाउन के बाद ly लगाते हैं तो वो हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। फर्स्ट गाइस हमने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में। इससे पिछले वाला जो हमारा सेशन था उसमें हमने एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में पढ़ा था। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, जो हाउ को आंसर करता है। जब किसी सेंटेंस में हम किसी वर्ब से हाउ करके क्वेश्चन पूछते हैं तो जो हाउ को आंसर करता है वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ टाइम।
एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होते हैं? जो व्हेन को आंसर करते हैं, डेली, यस्टरडे, रिसेंटली, नाउ, देन। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, ये हमें व्हेन को आंसर करते हैं। उसके बाद गाइस थर्ड नंबर पे हमने देखा था एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो कि वेयर को आंसर करते हैं, समवेयर, नोवेयर, एनीवेयर। तो ये सारे वर्ड जो होते हैं, अप, डाउन, इन, आउट, ये सारे वर्ड जो होते हैं वो हमारे प्लेस को शो करते हैं। जब भी हम किसी सेंटेंस में वेयर करके क्वेश्चन पूछते हैं तब जो हमें आंसर मिलता है वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। इतना डिस्कशन गाइस हमने पिछले सेशन में कर लिया था। आज का जो हमारा फोर्थ काइंड है एडवर्ब का वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी गाइस, जब भी हम किसी सेंटेंस में हाउ ऑफन से क्वेश्चन पूछें, हाउ ऑफन का मीन्स होता है गाइस जब भी किसी सेंटेंस में गाइस हम हाउ ऑफन से क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि कितनी बार, तब हम जो आंसर मिलता है वो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। गाइस फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है बारंबारता। ऐसे सब जो हमें बारंबारता बताते हैं, जो हमें बारंबारता बताते हैं, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसमें जैसे कि हमारा वंस हो गया, ट्वाइस हो गया, थ्राइस हो गया, समटाइम्स हो गया, मैनी टाइम्स हो गया, नेवर हो गया, एवर हो गया, ऑलवेज हो गया, रेगुलरली हो गया। ये सारे वर्ड गाइस हमारे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में आते हैं। गाइस वर्ड तो बहुत है और भी बहुत है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के, लेकिन हम सारे वर्ड नहीं लिख सकते। उनमें से हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि वंस, ट्वाइस, थ्राइस, समटाइम्स, मैनी टाइम्स, नेवर, एवर, ऑलवेज, रेगुलरली। ये सब क्या है? ये सब हमें बारंबारता बताते हैं, ये सब हमें हाउ ऑफन बताते हैं, ये सब हमें कितनी बार बताते हैं। इसीलिए गाइस ये सारे हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। अब गाइस एक सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन क्या होती है, आप वो देख लीजिए। सबसे फर्स्ट तो गाइस, अगर गाइस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो हम उसकी जगह पर हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, सब्जेक्ट, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है फिर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो हम डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद ही हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। उसके बाद हमारी जो वर्ब होती है, जो मेन वर्ब होती है, यानी गाइस जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होती है तब हम सब्जेक्ट के बाद एंड मेन वर्ब से पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को रखते हैं। जैसे मैं कहूँ, शी seldom comes to my house। गाइस ये seldom जो होता है वो हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है, जो कि हमें नेगेटिव सेंस देता है। गाइस देखिए, जो एडवर्ब हमें नेगेटिव सेंस देते हैं फिर उस सेंटेंस में हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती है या फिर नेवर लगाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे गाइस मान लीजिए नेवर है, अगर किसी सेंटेंस में नेवर आता है तो नेवर तो हमें पहले से ही नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसीलिए हम उस सेंटेंस में कभी नॉट नहीं लगाते हैं। उसी तरह से गाइस सेल्डम जो होता है वो हमें नेगेटिव सेंस ही देता है, इसीलिए इस सेंटेंस में कहीं भी नॉट का यूज नहीं करेंगे। शी सेल्डम कम्स टू माई होम। यहाँ पर गाइस आप देखिए, यहाँ पे कोई भी ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए जो कम्स क्या है हमारी मेन वर्ब है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम मेन वर्ब से पहले एंड सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। सेल्डम है ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। दूसरी
कंडीशन गाइस ये होती है, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब आती है तब हम क्या करते हैं, तब हम हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। प्लस मेन वर्ब। ओवरऑल गाइस बात ये कहना चाहती हूँ कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज करते हैं। अगर ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब आती है तो हम उसके बाद यूज करेंगे, अगर नहीं आती है तो डायरेक्ट हम सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। जैसे मैं लिखूं, शी हैज ऑलवेज कम टू माई हाउस। अब गाइस इसमें क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हैज क्या इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब है। क्योंकि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ गई है, इसीलिए जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसको हम हेल्पिंग वर्ब के बाद, बट ये जो कम है ये हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले यूज करेंगे। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन क्या होती है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो हम डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद एंड मेन वर्ब से पहले करते हैं। लेकिन अगर कभी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मेन वर्ब आ जाती है तो हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद लेकिन मेन वर्ब से पहले करते हैं। इज इट क्लियर गाइस? आगे बढ़ते हैं। अब गाइस जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी हैज ऑलवेज वर्कड हार्ड। इस सेंटेंस में गाइस ये जो हार्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है। देखिए गाइस हार्ड जो होता है वो हमारा एडजेक्टिव भी होता है एंड अगर हम इसे हार्डली करते हैं तो वो हमारा एडवर्ब बन जाता है। लेकिन गाइस हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से। यहाँ पे देखिए गाइस हार्ड जो है वो इसे मॉडिफाई कर रहा है, वर्क कठिन काम करना चाहिए, कठिन मेहनत करनी चाहिए, इसीलिए हमारा एडजेक्टिव है। यहाँ पर गाइस बात ये नहीं है कि हार्ड क्या है, यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो ऑलवेज है ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसकी आप पोजीशन देखिए गाइस, हैज है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है एंड ये जो वर्ब है ये हमारी मेन वर्ब है। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है तो हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं, लेकिन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा मेन वर्ब से पहले लिखते हैं। अब मैं जैसे मैंने एक और सेंटेंस लिखा, शी ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सॉरी गाइस, शी ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस सेंटेंस में गाइस देखिए ये क्या हमारी गेट्स, ये हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, इस सेंटेंस में कहीं भी हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, इसीलिए हमने डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को रख दिया। ओवरऑल गाइस आपको ये बात समझ में आई होगी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन क्या होती है। जब भी किसी सेंटेंस में हमें बारंबारता देखनी हो या फिर कितनी बार देखना हो तो हम उसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके बाद रखते हैं, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद रख सकते हैं और हमेशा मेन वर्ब से पहले रखते हैं। ये तो गाइस था हमारा एडवर्ब का फोर्थ टाइप। गाइस फिफ्थ नंबर में हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। यहाँ पे गाइस डिग्री का मतलब सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री या फिर पॉजिटिव डिग्री नहीं है। यहाँ पर डिग्री का मतलब है स्तर, जो सेंटेंस में हमें स्तर बताता है। एक और बात गाइस आप हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज हमेशा एडजेक्टिव से पहले होता है। एक्सेप्शंस आपको गाइस हर जगह मिलेंगे, लेकिन जनरली क्या होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री को हमेशा
एडजेक्टिव से पहले लिखते हैं। इसके अभी हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसमें वेरी आ गया हमारा, सो आ गया हमारा, टू आ गया, क्वाइट आ गया, पार्टली आ गया। गाइस पार्टली मीन्स होता है आंशिक रूप से। इसमें हमारा मच आ गया, फुली आ गया, और भी बहुत से होते हैं। ये सारे गाइस होते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री। एक बात गाइस मैं आपको बताना चाहूंगी, जो इनफ होता है ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, लेकिन गाइस इनफ का यूज हम हमेशा एडजेक्टिव के बाद करते हैं। इस बात को गाइस आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे ही गाइस मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया कि एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज हम हमेशा एडजेक्टिव से पहले करते हैं, लेकिन गाइस इनफ एक ऐसा एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है जिसका यूज हम एडजेक्टिव के बाद करेंगे। इसका यूज हम एडजेक्टिव से अगर पहले करते हैं तो वो हमारा गलत माना जाता है। इसका यूज हमेशा हम एडजेक्टिव के बाद करते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे माइंड में एक सेटअप हो जाता है कि हाँ हमने ये पढ़ा है एडवर्ब ऑफ डिग्री एडजेक्टिव के पहले आता है, तो हमेशा ऐसा जरूरी थोड़े ना हमेशा पहले ही आ जाए। ऐसा जरूरी थोड़े ना कि पहले ही आ जाए। एडवर्ब ऑफ डिग्री जनरली क्या होता है एडजेक्टिव से पहले आता है, लेकिन जो इनफ होता है, मैं इनफ की बात कर रही हूँ, इनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद ही आता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, योर सन इज वेरी स्मार्ट। ओके गाइस, इस सेंटेंस में गाइस ये जो स्मार्ट है किसके लिए यूज हुआ है? योर सन, तुम्हारे बेटे के लिए। तो ऑब्वियसली ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब तो ये बात हमें पता होनी ही चाहिए। दूसरी बात गाइस, ये जो वेरी है ये स्मार्ट का स्तर बता रहा है। कितना स्मार्ट है? बहुत स्मार्ट है, इसीलिए ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। जब भी किसी सेंटेंस में गाइस स्तर बताना होता है किसी एडजेक्टिव का, तो उस टाइम पर हम एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज करते हैं। दूसरी बात गाइस, हाँ डिग्री का मतलब हमारा स्तर से है, पॉजिटिव कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव डिग्री से नहीं है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है डिग्री सुनते हैं हमारे माइंड में वही आता है पॉजिटिव डिग्री, लेकिन ऐसा नहीं है। एडवर्ब ऑफ डिग्री वो होते हैं गाइस जो हमें स्तर बताते हैं किसी एडजेक्टिव का। अब गाइस जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, शी इज मच टायर्ड। गाइस देखिए इस सेंटेंस में हमें ये टायर्ड वर्ब लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। ये जो टायर्ड है, टायर्ड कौन है? टायर्ड किसके लिए यूज हुआ? ये हमारा शी के लिए यूज हुआ, इसीलिए ये हमारा एडजेक्टिव है। और टायर्ड कितनी है? मच, बहुत टायर्ड है, इसीलिए ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ। जैसे अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये जो इंटरेस्टिंग है ये किसके लिए यूज हुआ? ये हमारा बुक के लिए यूज हुआ। लेकिन गाइस ये जो वेरी है ये हमारा स्तर कितनी इंटरेस्टिंग है? बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब जैसे मैं एक और सेंटेंस लिखूं, दिस बॉक्स इज क्वाइट हैवी। अब इस सेंटेंस में देखिए ये हैवी है, ये किसके लिए यूज हुआ? बॉक्स के लिए। भारी कौन है? बॉक्स है, बॉक्स की विशेषता बता रहा है। लेकिन ये जो क्वाइट है ये उसका स्तर बता रहा है, इसकी डिग्री बता रहा है। कितना हैवी? बहुत, काफी ज्यादा हैवी है। क्वाइट का मतलब गाइस काफी से होता है। बॉक्स कितना हैवी है? काफी हैवी है, इसीलिए ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। आई होप गाइस आपको बातें समझ में आ रही होंगी। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमारा स्तर बताता है, और ये जो हैवी है गाइस ये हमारा एडजेक्टिव है।
एक और बात गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो वेरी होता है, वेरी का यूज गाइस हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ करते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिनमें आईएनजी लगी होती है। यहाँ पे गाइस यहाँ पे वर्ब का मतलब नहीं है, हाँ वर्ब से हम सेंस ले सकते हैं, वर्ब में आईएनजी लगा होता है, लेकिन गाइस कुछ एडजेक्टिव हमारे ऐसे होते हैं जो आईएनजी फॉर्म में होते हैं। जैसे मैं लिखूं वेरी इंटरेस्टिंग, अब गाइस इस एडजेक्टिव में आप देखिए इस पे आईएनजी लगी है, इसीलिए ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। वेरी के साथ गाइस हम मोस्टली प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही यूज करते हैं। एडजेक्टिव ऐसा हो जिसमें आईएनजी लगी हो। अब जैसे गाइस एक वर्ड होता है वेरी बोरिंग, इसमें आईएनजी हमने लगाया नहीं है, इसमें आईएनजी लगा हुआ है। ऐसे एडजेक्टिव गाइस जिनमें आईएनजी लगा होता है उन्हें प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। यहाँ गाइस मेरा मतलब वर्ब से नहीं है कि वर्ब हो, नहीं गाइस, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में होते हैं। जैसे ये दो आप देख लीजिए, तो इनसे पहले हम वेरी का ही यूज, मोस्टली वेरी का यूज करते हैं। एक और वर्ड होता है गाइस मच, मच के बाद या तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं या फिर हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, जिसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। यानी गाइस ऐसे एडजेक्टिव जो वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह दिखते हैं। जैसे गाइस मैं सेंटेंस लिखूं My father is annoyed. My father is annoyed. इसमें गाइस आप ये देखिए जो annoyed है इसमें ed आ रहा है, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव जो हमें पास्ट पार्टिसिपल की तरह दिखते हैं उनसे पहले हम हमेशा मच का यूज करते हैं। तो हम इससे पहले क्या करेंगे, मच का यूज करेंगे। annoyed, My father is much annoyed। यहाँ पर हम गाइस वेरी का यूज नहीं कर सकते। अगर हम यूज करेंगे My father is very annoyed तो वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि वेरी का यूज हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ करते हैं, लेकिन मच जो होता है, मच का यूज गाइस हम पास्ट पार्टिसिपल के साथ करते हैं। अब गाइस जैसे मैं एक और सेंटेंस लिखूं, She is interested in। अब गाइस आप इस सेंटेंस में देखिए ये जो इंटरेस्टेड है ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल की तरह एडजेक्टिव है। यहाँ पे गाइस हम इसको वर्ब नहीं मानेंगे, हमारा एडजेक्टिव है। इंटरेस्टेड इसी के लिए यूज किया गया है। इंटरेस्टेड जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, ऐसे एडजेक्टिव जो हमें पास्ट पार्टिसिपल की तरह दिखते हैं। अब गाइस इसमें देखिए ईडी लगा है, ये हमें पास्ट पार्टिसिपल की तरह दिख रहा है, इसीलिए हम इससे पहले मच का यूज करेंगे। एक और बात गाइस, अगर हमें सिंपली लिखना हो She is very lucky, तो गाइस आपका ये सेंटेंस भी सही होगा। गाइस देखिए वेरी का यूज जो होता है वो हम सिंपली किसी एडजेक्टिव के आगे कर सकते हैं, और हम इसका वैसे मोस्टली यूज होता है। देखिए गाइस आपको मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि अगर पास्ट पार्टिसिपल के कोई फॉर्म लिखिए, पास्ट पार्टिसिपल जैसा कोई एडजेक्टिव है तो उससे पहले हम वेरी नहीं लगा सकते। वेरी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले लगा सकते हैं, या फिर अगर कोई सिंपल एडजेक्टिव है, सिंपल एडजेक्टिव से पहले भी हम वेरी का यूज कर सकते हैं, ये भी हमारा सही होता है। दूसरी बात गाइस, अगर कभी भी हमें पास्ट पार्टिसिपल जैसा कोई एडजेक्टिव दिखता है तो उससे पहले हम हमेशा मच का यूज़ करते हैं। इस बात को गाइस आप हमेशा याद रखिएगा, ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, हमें यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। गाइस देखिए इसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है कोई भी वर्ड जिसमें आईएनजी लगा हो। इसमें बात केवल गाइस इतनी सी है, ऐसा कोई एडजेक्टिव जो हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह दिखे, सिंपल बात है। ऐसा कोई एडजेक्टिव जो हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह दिखता है, यानी जैसे इंटरेस्टिंग है, इसमें आईएनजी लगाई, हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह दिख रहा है, इसीलिए इससे पहले हम वेरी का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव है जो हमें पास्ट पार्टिसिपल की तरह दिखता है, जिसमें हमें इंटरेस्टेड लिखा था, सी इज मच इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, तो गाइस जो इंटरेस्टेड है वो हमें पास्ट पार्टिसिपल की तरह दिख रहा है। जो हमें पास्ट पार्टिसिपल की तरह दिखता है उससे पहले हम
मच का यूज़ करते हैं। एक बात गाइस हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है तो उससे पहले मच नहीं लिख सकते, अगर पास्ट पार्टिसिपल आता है तो उससे पहले हम वेरी नहीं लिख सकते। गाइस अब हम बात करते हैं सो की। देखिए गाइस कभी कभार क्या होता है हमारे एग्जाम में सो और वेरी से रिलेटेड कुछ एरर्स आते हैं। जैसे कि गाइस मैं यहाँ पे लिखूँ यू आर सो लकी। गाइस अगर हम ग्रामर के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को देखें तो ये सेंटेंस हमारा गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि अगर हम नॉर्मली किसी सेंटेंस में, जैसे ये सो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, अगर हमें किसी एडजेक्टिव की जगह ये लकी है, ये यू के लिए हमने यूज़ किया है, इसीलिए ये हमारा एडजेक्टिव है। लेकिन गाइस अगर कोई सेंटेंस नॉर्मल है और उसमें हमें स्तर बताना हो, कोई सेंटेंस साधारण है, अकेला है, तो हम यहाँ पे सो का यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि बोलते वक्त हम बोलते बहुत है यू आर सो लकी, लेकिन अगर ग्रामर के अकॉर्डिंग हम इसको देखें तो ये सेंटेंस हमारा गलत होता है। हम यहाँ पर सो का नहीं बल्कि यू आर वेरी लकी इसका यूज़ करेंगे। जब कोई सेंटेंस नॉर्मल हो, कोई सेंटेंस अकेला हो और उसमें अगर हमें स्तर बताना हो तो हम सो का यूज़ नहीं करते हैं। गाइस ये हमारे कुछ एरर्स आते हैं एग्जाम में, यहाँ पर हम वेरी का यूज़ करेंगे। हाँ, सो का यूज़ हम तब कर सकते हैं जब सेंटेंस के आगे हम दैट लगे कोई नया सेंटेंस बना दें। जैसे कि यही सेंटेंस हमने इस तरह से लिखा यू आर सो लकी दैट you can do such things। मतलब कि तुम इतने लकी हो कि तुम ऐसे काम को कर सकते हो। गाइस देखिए सो जो होता है वो हमें इतने का सेंस देता है, वो हमें ज़्यादा का सेंस नहीं देता है। जो वेरी होता है वो हमें ज़्यादा का सेंस देता है। यू आर सो लकी, तुम बहुत लकी हो। अगर हम इसको इस तरह से बोलेंगे यू आर सो लकी, तुम इतने लकी हो, तो ये कुछ अर्थ है वो ठीक नहीं बैठ रहा है। यू आर सो लकी, तुम इतने लकी हो, ये कुछ अर्थ है वो हमारा ठीक नहीं बैठ रहा है, इसीलिए हम अकेले सो का नहीं बल्कि वेरी का यूज़ करते हैं। यू आर वेरी लकी, तुम बहुत लकी हो। लेकिन सो का यूज़ गाइस हम तब कर सकते हैं जब हम यहाँ पर दैट लगा के कोई एक नया सेंटेंस बना दें। हमेशा याद रखिएगा गाइस सो एंड दैट की जोड़ी होती है। अगर दैट यहाँ पे है और सेंटेंस, आप गाइस एक और बात देखिए, अगर मैं यहाँ पे वेरी लिख दूँ यू आर वेरी लकी दैट यू कैन डू सच थिंग, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि पीछे देखिए यहाँ पर दैट आया है और जब भी दैट आता है तो हम यहाँ पर सो का यूज़ करें। अब जैसे मैं एक और सेंटेंस लिखूँ दिस बॉक्स इट्स सो हेवी, इस सेंटेंस में भी गाइस हमने सो का यूज़ यहाँ पे किया है, ये हमारा रॉन्ग होता है। यहाँ पर हम सो का नहीं बल्कि वेरी का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हमें दैट लगा के बनाना हो तब हम सो का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कांट लिफ्ट इट। गाइज ये हमारे कुछ एरर्स होते हैं। जैसे कि आप इस वाले सेंटेंस में देख लीजिए, यहाँ पे सेंटेंस में कभी कभार क्या होगा, यहाँ पीछे दैट लिखा होगा और यहाँ जो सो लिखा है हमें वेरी दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें एरर क्या है। तो इसमें एरर गाइज यही होता है कि यहाँ पर अगर दैट आया है तो यहाँ पर सो ही आएगा। लेकिन अगर नॉर्मली किसी सेंटेंस में हम सो का यूज़ नहीं करते, अगर हमें स्तर बताना होता है किसी चीज़ का तो हम सो का यूज़ नहीं करते, वहाँ पर हम वेरी का यूज़ करते हैं। सो का यूज़ गाइस हम तब करते हैं जब किसी सेंटेंस में हम दैट लगा के कोई दूसरा सेंटेंस बना दें। अब गाइस मैं एक और सेंटेंस लिखती हूँ दिस क्वेश्चन इज so difficult to solve। अब आप गाइस इस सेंटेंस को देखिए और बताइए क्या ये सेंटेंस सही है।
जैसा कि मैंने आपको बताया, सो हम यहाँ पर तब ही लगा सकते हैं जब यहाँ पर दैट लगा के कोई सेंटेंस बना हो। एक और बात गाइस, अगर सेंटेंस में इन्फिनिटी है, ये टू आ गया है, तो हम सेंटेंस को टू का यूज करके बनाते हैं। यहाँ पर फिर सो नहीं होगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। ये बातें गाइस हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगर सेंटेंस में इन्फिनिटी आ जाता है, टू आ जाता है, तो उससे पहले ये जो सो होगा या फिर अगर यहाँ पे वेरी लिखा है तो वो भी गलत होगा। यहाँ पर हम केवल टू का यूज कर सकते हैं। ये सेंटेंस गाइस हमें दिखने में तो पॉजिटिव लगता है, लेकिन इसका जो सेंस होता है वो निगेटिव निकलता है। इसका जो सेंस होता है वो कुछ इस तरह से होता है, दिस क्वेश्चन इज so difficult that one can't solve। इस जो गाइस सेंटेंस लिखा है, इसका मतलब यही होता है कि ये जो क्वेश्चन है इतना कठिन है कि इसे कोई सॉल्व नहीं कर सकता, इसे कोई हल नहीं कर सकता है। अब गाइस देखिए, ये जो यहाँ पे टू लिखा हुआ है, इस टू के अंदर इतना ये छुपा होता है। दैट यहाँ पे जो वन लिखा है ये हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है। दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन ऑब्लिक कुड प्लस नो। गाइस ये इतनी चीज हमारे इस टू के अंदर छुपी हुई होती है। अगर हम सेंटेंस टू लगा के बनाएंगे तो यहाँ पर हम टू टी डबल ओ का यूज करेंगे। इस टू के अंदर इतनी चीज़ें छुपी हुई होती है, लेकिन गाइस अगर हम इसको थोड़ा बड़ा करके बनाएं, अगर हमें सेंटेंस में सो का यूज़ करना है तो हम इसमें सो का यूज़ इस तरह से करेंगे। सो लिखेंगे, उसके बाद इस टू को हटाकर दैट प्लस सब्जेक्ट ये लगा देंगे। एक और बात गाइस, यहाँ पर हम कैन का यूज़ तब करते हैं जब आगे वाला जो सेंटेंस है यहाँ पे इज एम आर हो या फिर कोई प्रेजेंट सिचुएशन हो। यहाँ पे कुड का यूज़ तब करेंगे जब कोई पास्ट सिचुएशन हो। तो ये गाइस कुछ एरर्स होते हैं कि सेंटेंस में कभी कभार क्या होता है, टू दे दिया जाता है, यहाँ पे सो या वेरी दे देगा, तो ये हमारा गलत होता है। अगर हमें सो लगा के सेंटेंस बनाना ही है तो हम उसको फिर इस तरह से बनाएंगे, दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड लगाकर। अब गाइस अगर मैं सेंटेंस लिखूं, सी इज सो लेजी टू वर्क, इस सेंटेंस में भी देखिए गाइस हमारा जो एरर है वो यह है कि यहाँ पर सो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पीछे यहाँ पे टू आया हुआ है। इसका जो सही सेंटेंस होगा वो ये होगा, शी इज टू लेजी टू वर्क। वह इतनी आलसी है कि वो काम नहीं कर सकती। अगर हम इसका मीन्स निकालें, देखिए गाइस ये जो टू और टू होता है, एक टी डबल ओ एंड ये टी ओ, ये हमेशा हमें नेगेटिव सेंस ही देता है, ये हमें पॉजिटिव सेंस नहीं देता है। इसका जो मीन्स होता है कुछ इस तरह से होता है, सी इज सो लेजी दैट शी कांट वर्क या फिर शी कैन नॉट वर्क। देखिए गाइस अगर हम सो लगाते हैं तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है। देखिए गाइस मैं यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बता रही हूँ गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन में भी हम कुछ इस तरह का ही करते हैं, लेकिन गाइस अभी हम ये सीख रहे हैं कि कोई भी एडवर्ब और डिग्री है वो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, एडवर्ब का यूज़ क्या है, हम एडवर्ब को पढ़ क्यों रहे हैं, कोई एडवर्ब है शब्द को एडवर्ब क्यों है, कोई शब्द प्रोनाउन है तो वो प्रोनाउन क्यों है। अभी तक हमने जितना सब कुछ पढ़ा उससे हमें ये सीख जाना चाहिए कि अगर कोई भी वर्ड है उससे हम प्रोनाउन कह रहे हैं तो प्रोनाउन क्यों कह रहे हैं, कोई वर्ड है उसे हम एडजेक्टिव कह रहे हैं उसे हम एडजेक्टिव क्यों कह रहे हैं। ये सारी बातें गाइस हमें आनी चाहिए। ये वाला सेंटेंस है, टू और टू हमें हमेशा नेगेटिव सेंस देता है। इसका मतलब होता है शी इज टू लेजी टू वर्क, वह इतनी आलसी है कि वह काम नहीं कर सकती। इसको अगर हम बड़ा करके लिखते तो शी इज सो लेजी दैट शी कांट वर्क। गाइस टू तो हमें नेगेटिव सेंस देता है, लेकिन गाइस अगर हमें पॉजिटिव सेंस देना हो तो हम इनफ टू का यूज करते हैं। जैसे कि मैं लिखूं, सी इज इनफ रिच
टू बाई अ कार। इस सेंटेंस में गाइस कुछ एरर है। एरर गाइस ये है कि आप मुझे एरर बताएंगे, थोड़ा मैं आपको टाइम देते। देखें, रिच ये हमारा एडजेक्टिव है एंड इनफ है ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है। गाइस अब आप बताइए इस सेंटेंस में हमारा एरर क्या है, क्योंकि गाइस जब मैंने आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री के एग्जांपल दिए थे तो मैंने वहां पर आपको एक बात बताई थी। वो क्या बात बताई थी? वो बात मैंने ये बताई थी कि इनफ एक ऐसा एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है जिसका यूज हम एडजेक्टिव के बाद करते हैं। जनरली गाइस क्या होता है, हम एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज एडजेक्टिव से पहले करते हैं, लेकिन इनफ का यूज हम एडजेक्टिव के बाद करते हैं। तो इसमें एरर यही है हमारा कि इसमें पहले रिच आएगा, उसके बाद इनफ आएगा। ये गाइस हमें पॉजिटिव सेंस देता है, शी इज रिच इनफ टू बाई अ कार। इसका मतलब गाइस ये है she is so rich that she can buy a car। इसका मतलब गाइस ये है टू हमें नेगेटिव सेंस देता है, लेकिन जो इनफ टू होता है वो हमें पॉजिटिव सेंस देता है। अब गाइस मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखूँ, उसको आप देखिएगा। He is strong enough to lift this box। और मैं यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखूँ, He is too big to walk। ये दोनों सेंटेंस है गाइस, इसमें जो इनफ टू है ये हमें पॉजिटिव सेंस देगा, लेकिन ये जो टू एंड टू है ये हमें नेगेटिव सेंस देगा। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसका मीन्स ये होगा, ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। लेकिन इसका मीन्स गाइस ये होगा, he is so big that he can't walk। कहने का मतलब गाइस ये है कि जो इनफ टू होता है वो हमें पॉजिटिव सेंस देता है, लेकिन जो टू एंड टू होता है ये हमें नेगेटिव सेंस देता है। he is so strong enough to lift this box। वह इतना स्ट्रांग है कि वह इस बक्से को उठा सकता है। इसका मतलब ये है he is too weak to walk। वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है। अब वह जैसे मैं लिखूं, she seldom और ever comes to me। इस सेंटेंस में गाइस हमारा एक एरर है। एरर क्या है? सेल्डम होता है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, ये हमें नेगेटिव सेंस देता है। सेल्डम एंड एवर की जोड़ी कभी नहीं हो सकती, हमेशा आप याद रखिएगा, सेल्डम एंड नेवर की जोड़ी होती है। ये सेंटेंस सही इस तरह से होगा, शी सेल्डम और नेवर कम्स टू मी। गाइस देखिए, अब आप अगर इसका मीन्स निकालेंगे, शी सेल्डम और एवर कम्स टू मी, वह कभी कभी या फिर कभी मेरे पास आती है, तो कुछ सेंस ठीक से नहीं है कलर। वह कभी नहीं या फिर कभी मेरे पास आती है, वह बहुत कम या कभी मेरे पास आती है, कोई सेंस नहीं निकल रहा है। सेल्डम एंड नेवर का ही हम यूज़ कर सकते हैं। सेल्डम एंड नेवर की जोड़ी होती है, सेल्डम एंड एवर को हम कभी साथ साथ यूज़ नहीं करते। अब आप इसका सेंस निकालिए, शी सेल्डम और नेवर कम्स टू मी, वह कम या फिर कभी नहीं मेरे पास आती। इसका मीन्स हमारा कुछ इस तरह से हुआ। तो ये गाइस कुछ एरर्स होते हैं जो हमें दिए जाते हैं एडवर्ब से रिलेटेड, जो कि हमें पता होना चाहिए। सो का यूज़ तब हम करते हैं गाइस जब सेंटेंस दैट लगा के कोई दूसरा स्टार्ट हो,
टू का यूज करते हैं वो हमें नेगेटिव सेंस देता है, एंड इनफ टू का यूज करते हैं वो हमें पॉजिटिव सेंस देता है। गाइस अभी हमने फिफ्थ हमारा जो टाइप था एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ डिग्री पढ़ लिया। जो हमारा सिक्स टाइप है वो है हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, एडवर्ब ऑफ रीजन मेन कहूं तो मैं दो ही होते हैं, हेंस एंड देयरफॉर। और भी होते हैं, देखिए हेंस एंड देयरफॉर हमारे कंजक्शन भी होते हैं। लेकिन गाइस इस बारे में हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हमारे देयरफॉर है हेंस एडवर्ब कब होंगे या फिर वो कंजक्शन कब होंगे। ठीक है, सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर ये अकेले हमें रीजन बता रहे हैं तो ये हमारे एडवर्ब हो जाएंगे, लेकिन अगर देयरफॉर है या फिर हेंस है, वो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, दो सेंटेंस के बीच में दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तब वो हमारा कंजक्शन हो जाता है। जैसे मैं लिखूँ सी हेंस गॉट लेट, तो इस सेंटेंस का गाइस जो मीन्स है वो ये है कि वह इस प्रकार लेट हो गई। तो इसमें ये जो हैंस का यूज है हमने दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए नहीं किया गया है, इसमें हमने रीजन बताने के लिए किया गया। जब हम रीजन बताते हैं तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाता है। अब जैसे गाइस मैं लिखूं शी was therefore happy, वह इसीलिए खुश था। तो भाई इसमें जो therefore है ये हमें रीजन बता रहा है, वह इसीलिए खुश था। मान लीजिए कोई बात है आगे, हमने ये बीच का सेंटेंस लिया, वह इसीलिए खुश था, तो इस टाइम पे ये जो therefore है ये हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन है। इस टाइम पर ये हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन है। अब गाइस जैसे कि अगर मैं सेंटेंस लिखूं It was raining heavily, therefore he got late. इस सेंटेंस में गाइस देखिए ये जो है ये हमारा इतना सेंटेंस अलग है, एंड ही गॉट लेट ये जो सेंटेंस है इतना सेंटेंस हमारा अलग है। इसीलिए इस टाइम पर ये जो देयरफॉर है ये हमारा कंजक्शन है, क्योंकि ये दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। तो गाइस इस बात में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि देयरफॉर कंजक्शन कब होगा। कंजक्शन वो तब होगा जब वो दो सेंटेंस को जोड़े, वो तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है। लेकिन ये एडवर्ब ऑफ रीजन तब होगा जब हमें ये रीजन बताए किसी काम का। जैसे मैं कहूँ ही वाज देयरफॉर हैप्पी, अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, तो वह इसीलिए खुश था। तो जब वो रीजन बताता है तब वो हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन होता है, लेकिन जब उस दो सेंटेंस को जोड़े तो वो हमारा कंजक्शन होता है। एक और बात मैं गाइस आपसे ये कहूँगी कि कोई भी वर्ड क्या है हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस में फंक्शन क्या करता है इस बात में ज़्यादा मैटर करती है, ये बात ज़्यादा मैटर करती है कि कोई भी वर्ड है वो फंक्शन क्या करता है। अब जैसे कि हम होम पढ़ते हैं, होम हमें पता है नाउन होता है, लेकिन वो कभी कभी एडवर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह भी हम उसको यूज़ करते हैं। तो गाइस अभी तक हमने जितना बेसिक पढ़ा है तो उसको पढ़ के हमें इतना आ जाना चाहिए कि कोई भी वर्ड प्रोनाउन है तो वो प्रोनाउन क्यों है, कोई भी वर्ड एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव क्यों है। गाइस जो 7 नंबर का हमारा जो एडवर्ब है वो है हमारा एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। जैसे कि गाइस हम इनको नाम से ही समझ सकते हैं, जो हमें नेगेटिव सेंस देते हैं वो हमारे एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन कहलाते हैं, एंड जो हमें पॉजिटिव सेंस देते हैं वो हमारे एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन कहलाते हैं। गाइस नेगेशन में हमारा केवल नॉट आता है, एंड अफर्मेशन में आ जाएगा हमारा श्योरली, डेफिनेटली, इसमें आ जाएगा हमारा सर्टेनली। सो
गाइस ये होते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। इसमें हमारा श्योरली आ जाता है, डेफिनेटली आ जाता है, सर्टेनली आ जाता है, लेकिन जो एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है उसमें केवल नॉट आता है। अब जैसे मैंने सेंटेंस में लिखा, शी विल डेफिनेटली कम। तो गाइस ये जो हमारे डेफिनेटली है ये हमें एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि वह डेफिनेटली आएगी, वह जरूर आएगी। तो ये डेफिनेटली ये हमें पॉजिटिव सेंस दे रहा है, इसीलिए ये हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। लेकिन अगर गाइस मैं इसी के लिए ये सेंटेंस लिखूं, शी विल नॉट कम, तो ये जो नॉट है गाइस ये हमें नेगेटिव सेंस दे रहा है कि वह नहीं आएगी, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ निगेशन। अब जैसे मैं लिखूंगा ही वॉज सर्टेनली टायर्ड, वह जरूर थका हुआ था। तो ये क्या हमें पॉजिटिव सेंस ही तो दे रहा है, इसीलिए जो भी हमें पॉजिटिव सेंस देता है वो हमारे एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन होते हैं। दैट श्योरली भी हमें पॉजिटिव सेंस ही देता है, एंड जो हमें नेगेटिव सेंस देता है वो हमारा एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है। जैसे कि नॉट हो गया, इसमें बेसिकली नॉट ही आता है, क्योंकि नॉट ही होता है जो हमें नेगेटिव सेंस देता है, इसीलिए एडवर्ब ऑफ निगेशन हमारा नॉट हो गया। गाइस जो 8 नंबर पे हमारा एडवर्ब होते हैं वो होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एडवर्ब। यहाँ पर बात गाइस आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि अगर मैंने कहा है इंटेरोगेटिव एडवर्ब, तो ऐसा नहीं है कि जितने भी WH वर्ड होते हैं वो सारे हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं। जैसे गाइस हु हो गया, जैसे हु होता है, मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, हु इज नॉकिंग द डोर, तो गाइस इस सेंटेंस में हु इज नॉकिंग द डोर, ये जो हु का यूज किया है वो हमने नाउन को रिप्लेस करके किया है। अब जो दरवाजा खटखटा रहा होगा वो होगा तो एक इंसान ही ना, तो इंसान को रिप्लेस करके हमने हु का यूज किया है, तो वो हमारा एडवर्ब नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स की बात करते हैं तो जितने WH वर्ड होते हैं वो सारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब नहीं होते हैं। कुछ होते हैं जैसे कि वेयर हो गया, वैन हो गया, हाउ हो गया, इसमें हमारा वाई भी आ जाता है, हाउ मैनी हो गया, हाउ मच हो गया। यहाँ पर बात करें हाउ मैनी एंड हाउ मच में ये ध्यान रखनी चाहिए, ये जो मच है ये हमारा एडजेक्टिव है, ये जो मैनी है ये भी हमारा एडजेक्टिव है। इसमें जो एडवर्ब है वो है हाउ। मैनी हमारा संख्या बताता है एंड जो मच होता है वो हमें मात्रा बताता है। गाइस ये जो कुछ इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, जो WH वर्ड होते हैं, कुछ ही हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, सारे WH वर्ड हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब नहीं होते। जैसे मैं लिखूं Why did she come? वह क्यों आई? तो गाइस कहने का मतलब ये है, जब भी हमसे पूछी जाए कोई चीज़, जब भी हमसे कोई प्लेस पूछा जाए, प्लेस के लिए क्या हम वेयर का यूज़ करते हैं। जब भी हमसे टाइम पूछा जाए, टाइम पूछने के लिए हम व्हेन का यूज़ करते हैं। जब भी हमसे मैनर पूछा जाए, मैनर पूछने के लिए हम हाउ का यूज़ करते हैं। तो ये सब पूछने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं। जैसे मैं लिखूं हाउ डिड शी कम, तो इस सेंटेंस में क्या है, पूछा ही तो जा रहा है, वह कैसे आई। तो मैनर पूछते हैं तो हम हाउ का यूज़ करते हैं, हम पहले बता चुके हैं आपको। टाइम पूछते हैं तो हम व्हेन का यूज़ करते हैं, एंड वेयर पूछते हैं जब हम प्लेस कोई पूछ रहे हो तो हम वेयर का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब गाइस ये है, जब भी हम स्थान पूछें किसी भी चीज़ से, किसी भी हम टाइम पूछते हैं, कभी मैनर पूछते हैं, तो जिन वर्डों को हम यूज़ करते हैं वो हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। गाइस देखिए जितने भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट एडवर्ब्स थे हमने वो सारे स्टडी कर लिए हैं। देखिए गाइस आपको मैं एक और बात बता दूं कि किसी भी चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना, हमें पहले ये देखना चाहिए कि उसकी रिक्वायर कितनी है।
हमारे एग्जाम में उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग हमें उसको पढ़ना चाहिए। अब जैसे गाइस हमने एडवर्ब पढ़े, तो ऐसा नहीं है कि हम एडवर्ब पढ़ते हैं, अगर आप चाहें तो एडवर्ब पे 6 या 7 लेक्चर बना सकते हैं। एडवर्ब का टॉपिक भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमें जितनी रिक्वायर है हमें उतना ही पढ़ना है, ताकि हम कम समय में अपना सिलेबस एक मैनर में कंप्लीट कर सकें। अभी तक गाइस हमने एडवर्ब के कितने टाइप पढ़े? फर्स्ट तो हमने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ मैनर, जो हाउ को आंसर करता है, जो तरीका बताता है, वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। फिर हमने डिस्कस किया था एडवर्ब ऑफ टाइम को, जो टाइम को बताए, जो व्हेन को आंसर करे, वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में, जो वेयर को आंसर करता है, जो स्थान बताता है, वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया था, यानी कि जो बारंबारता बताए, जो किसी भी शब्द की किसी भी एक्शन की बारंबारता बताए, वो कितनी बार हुआ है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ा था। उसके बाद हमने एडवर्ब ऑफ रीजन पढ़ा था। उसके बाद और भी हमने एडवर्ब्स पढ़े थे, जैसे कि अफर्मेशन एंड एडवर्ब ऑफ नेगेशन भी पढ़ा था। उसके बाद हमने इंटेरोगेटिव अभी पढ़ा जस्ट। तो गाइस ये सारे कुछ हमारे एडवर्ब के इम्पॉर्टेंट टाइप थे, जो कि अभी आपने पढ़े, आपने समझे, आपने डिस्कस किए। गाइस हमारे सिलेबस में जो एडवर्ब की रिक्वायर है वो इतनी है, जरूरी नहीं हम एडवर्ब को बिल्कुल डीप में पढ़ें, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारे लिए जितनी इम्पोर्टेंस है, हमारे एग्जाम की दृष्टि से जितना इम्पोर्टेंट है, हमने उतना कवर कर लिया है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, डूअर के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ा था, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ा था, वर्ब के बारे में पढ़ा था, नाउन पढ़े थे, प्रोनाउन पढ़े थे, और हमने ये भी जाना था कि कोई वर्ड है वो प्रोनाउन है तो क्यों है, कोई वर्ड प्रोनाउन कब होता है, कोई वर्ड एडजेक्टिव कब होता है। उसके बाद हमने एडवर्ब पर भी अपना पूरा डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट सेशन में गाइस हम इससे भी आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अपनी कोशिश जारी रखिए, अपनी मेहनत बरकरार रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस एंड थैंक यू सो मच।